नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मुद्रा कोष में सुधार पर प्रधानमंत्री का जोर, कहा भ्रष्टाचार अब बीते जमाने की बात। पटना हाई कोर्ट के शताब्दी समारोह में हुए शामिल। कर्ज नहीं चुकाने वालों को बाजार से भी नहीं मिलेगा उधार। कंपनियों के बोर्ड में शामिल होने पर भी लगेगी रोक। माल्या विवाद के बाद सेबी का सख्त फैसला। वित्त मंत्री की डूबे कर्ज को ज्यादा तूल न देने की सलाह, कहा विकास पर पड़ सकता है असर। आरबीआई गवर्नर को अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद। पाकिस्तान में आतंकियों की ट्रेनिंग बदस्तूर जारी। दहशतगर्दी की घुसपैठ के लिए कश्मीर का इस्तेमाल। पीओके से निकाले गए नेता शौकत अली का दावा। बेमौसम बरसात और ओलों से गेहूं की फसल को भारी नुकसान। उत्तर और मध्य भारत में मुश्किल में किसान। मौसम विभाग की और बारिश की चेतावनी। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका के काम में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया, जिससे अदालतों के काम में तेजी लाई जा सके। वहीं हाजीपुर में रेल परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रेल और रोड से बिहार के विकास को रफ्तार मिलेगी और पूर्वी भारत देश के विकास की धुरी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पटना हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह के समापन मौके पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका ने लोगों में भरोसा पैदा किया है। उन्होंने न्यायालयों में तकनीक के इस्तेमाल से जल्द इंसाफ और लंबित पड़े मामलों के निपटारे पर जोर दिया। कितनी तेजी से हम डिजिटल सिस्टम को हमारी व्यवस्था में इंजेक्ट कर सकते हैं और उसके कारण क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्वालिटी ऑफ जजमेंट, स्पेस ऑफ द जजमेंट, इन सब में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की बड़ी अहमियत है। बढ़ती जनसंख्या और नए कानूनों के चलते अदालतों का विस्तार हो रहा है। जो नए कानून जुड़ते चले जा रहे हैं उसके चलते मुकदमों की संख्या, वादों की संख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ी है। उसके चलते ऐसी परिस्थिति में न्यायालयों का विस्तार स्वाभाविक है और जो कुछ भी आवश्यकता यहाँ नए न्याय मंडल की स्थापना हो या नए पदों का सृजन हो, उसके लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हाजीपुर में गंगा नदी पर बने दीघा रेल पुल और मुंगेर रेल पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यतः रेलवे और रोड। आज उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 3 प्रोजेक्ट एक साथ लोकार्पण एवं शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बेगूसराय और पटना को जोड़ने वाले पुल समेत कई और परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में और सुधार पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि भारत में भ्रष्टाचार और दखलंदाजी पुराने जमाने की बात हो गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आय असमानता पर चिंता जाहिर की है। भारत और IMF की ओर से आयोजित एडवांसिंग एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि IMF का मौजूदा ढांचा वास्तविकताओं से दूर है। उन्होंने इसमें सुधार कर उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा अहमियत देने पर जोर दिया। Change in quotas is not an issue of increasing the power of certain countries. It is an issue of fairness and legitimacy. प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक सुधारों को जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उन नीतियों को जारी रखेगी जिससे विकास में तेजी आए और इसका सबको फायदा मिले। Our underlying philosophy is clear: to create the climate for wealth generation and for that wealth to be spread to all Indians, especially
the poor, vulnerable, farmers and disadvantaged communities. वहीं आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने वैश्विक मंदी के दौर में भारत को चमकता हुआ सितारा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में बदलाव से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि उन्होंने एशिया में बढ़ती आय असमानता पर चिंता भी जताई। We just recently published a study that concludes that income inequality has increased in 15 of the 22 Asian economies since 1990. And Asia remains home to 2/3 of the world's poor, many of whom live in this country. आईएमएफ ने जनवरी में कोटा सुधार लागू करने की बात कही थी। इसके तहत भारत का वोटिंग अधिकार 2.34% से बढ़कर 2.60% हो जाएगा। इससे भारत आईएमएफ के 10 बड़े सदस्यों में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एनपीए के मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। इससे विकास की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। वो आरबीआई के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए हुई बैठक में ये बात कह रहे थे। वहीं आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई है और बैंकों के विलय को सही कदम बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के निदेशकों के साथ बैठक की। इसमें अर्थव्यवस्था, एनपीए, आईआईपी के आंकड़ों समेत बजट में वित्तीय सुधारों के ऐलान पर चर्चा हुई। साथ ही निर्यात, विनिवेश और बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर बात हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनपीए को ज्यादा तूल देने से बचने की सलाह दी। साथ ही उम्मीद जताई कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने पर एनपीए में कमी आएगी। वित्त मंत्री ने जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बकायेदारों की पहचान करने पर जोर दिया। And as was just pointed out, we don't want to create a situation where we overstate the crisis, and in the process, the whole activity of lending for growth itself starts suffering because people become extraordinarily defensive. We don't want to reach that situation. So it's that limited category of where there is some kind of a prima facie misconduct or misdemeanor which has taken place by any individual. It's those areas which will be really looked into differently. आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव बने हुए हैं, लेकिन ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। There is volatility in this recovery process, so it's not a strong, sustained recovery where all the signals are exactly in the same direction. So the IIP numbers, for example, were certainly somewhat disappointing. But I think broadly we are moving in a direction of strengthening growth. आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बजट में तय किए गए 3.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से मार्केट और आरबीआई दोनों सहज स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति समिति बनने से नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही बैंकों के विलय से बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्ज लेकर उससे न चुकाने वाले उद्योगपति अब शेयर बाजार से पैसा नहीं उठा सकेंगे। सेबी की बोर्ड बैठक में आज ये फैसला लिया गया। उधर विजय माल्या मामले में कांग्रेस ने सीबीआई के नोटिस के बदलने पर सरकार से सफाई मांगी है। शनिवार को सेबी की बोर्ड बैठक में बकाया कर्ज नहीं चुकाने वाले उद्योगपतियों पर सख्ती बरतने का फैसला हुआ। ऐसे लोग अब बाजार से पैसा नहीं उठा सकेंगे और न ही कंपनियों में कोई पद ले सकेंगे। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई अधिकारी शामिल हुए। If somebody is proven by RBI or its orders or its finding that he is a willful defaulter, then it is very risky to allow that person or that individual or that company to raise money from the retail persons in the market. सेबी के इस फैसले का असर उद्योगपति विजय माल्या पर भी पड़ेगा। फिलहाल माल्या कई कंपनियों के बोर्ड में हैं। 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए बैंकों ने माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में याचिका दे रखी है। इस बीच माल्या की बंद पड़ी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने शनिवार को मुंबई में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बकाया वेतन दिलाने की मांग की। ये जितने भी प्रॉपर्टीज या एसेट जो सीज होंगे, हम चाहते हैं कि उसका जो भी रिकवरी लिक्विडेट होके रिकवरी होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाए। एम्प्लॉयज का बकाया जो है, जो आउटस्टैंडिंग है ड्यूज, उनको भरने के बाद फिर वो पैसा दूसरे लोगों में बांटा जाए। कांग्रेस ने पूछा है कि अगर लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ
तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। सीबीआई ने शुक्रवार को कहा था कि माल्या के खिलाफ पहला लुकआउट नोटिस गलती से जारी हुआ था। इन मामलों में लुकआउट नोटिस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर और सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये इंटरपोल के साथ कनेक्ट होता है, ये विदेश जाता है, इस पे पूरी कार्रवाई होती है, हस्ताक्षर होते हैं। तो हम तो बहुत ही इसको रहस्यमय मानते हैं। अगर कवर अप इस प्रकार से करना है तो बहुत ही मजाकिया हास्यास्पद लगता है। वहीं बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने माल्या के खिलाफ जांच टास्क फोर्स को देने की मांग की है। मैं सरकार से प्रार्थना करने जा रहा हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो साथ में मिलकर एक टास्क फोर्स जैसा बनाए, क्योंकि इसमें काफी बड़े पैमाने में जैसे बेनामी कंपनियां, शेल कंपनियां, बोगस बिल्स जिसको हम कहते हैं ना, उन्होंने जो डीआईजीओ को जो कंपनी बेची उसमें भी नॉन ट्रांसफरेंस डील हुआ है। विजय माल्या 2 मार्च को देश से बाहर चले गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पदयात्रा की और मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की अपील की। इससे पहले 8 मार्च को ममता बनर्जी ने कोलकाता के श्याम बाजार से पदयात्रा शुरू कर औपचारिक तौर पर प्रचार की शुरुआत की। वो कल जंगल महल के दौरे पर जाएंगी। ममता बनर्जी अकेले ही पूरे राज्य में 150 से ज़्यादा चुनावी रैलियां करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि 3 से 4 दिन में चुनाव दौर में 4 में प्रधानमंत्री की 10 रैलियां हो सकती हैं और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने की भी उम्मीद है। 4 দিনও বলেছি 10টা সভা করলে ভালো হয়। জায়গার নাম সম্ভাব্য ডেট আমরা লিখে মাননীয় আমাদের অধিকারীদের হাতে দিয়েছি। আমিও গত দিল্লি গেছিলাম সেদিন, সেখানে আমরা লিখে দিয়েছি। সেই ডেটগুলো ওনারা নিশ্চিত করলেই আমরা এখানে প্রস্তুতি শুরু করব। डीएमके ने गठबंधन के दलों के साथ सीट समझौते के लिए 4 नेताओं की एक समिति बनाई है और इसकी अगुवाई पार्टी के कोषाध्यक्ष M.K. स्टालिन करेंगे। डीएमके ने इस बार कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है। डीएमके विजयकांत की अगुवाई वाले डीएमडीके को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती थी, लेकिन विजयकांत ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राज्य में 16 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 19 मई को होनी है। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आज हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी। अंतर्राष्ट्रीय हालात मुश्किलात खड़ी करते दिख रहे हैं और जिससे बचने का इस वक्त एकमात्र रास्ता एग्रीकल्चर सेक्टर दिख रहा है। बिल्कुल, जिस आर्थिक व्यवस्था में दुनिया जूझ रही है, हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। गांव इस बात के लिए तरसता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में वो कहीं नहीं खड़े। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत संगीत, सानिध्य मिला जिन्हें कई घरानों का। हम तो पैदा होते हैं एक घर में, मगर जब बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। घराना इज ए यूनिकनेस, घराना इज ए कन्फाइनमेंट। तो दोनों को बैलेंस से आपको आगे जाना है। मिलिए इस बार शख्सियत में
पंडित अजय चक्रवर्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में हुई है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जाता है कि हमला शनिवार तड़के उस वक्त हुआ जब बीएसएफ नक्सलियों की तलाश में इलाके में गश्त कर रही थी। राज्य सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। शुक्रवार देर रात छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। सेना ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जवाबी गोलीबारी भी की। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए और कई घायल भी हुए हैं। 6 जवान को लाए गए थे, उसमें से 2 तो ब्रॉड डेड थे और 2 को सीरियस इंजरी, एक को गले में है और एक को ब्रेन में है। ब्रेन, आईज पूरे सेटल्ड हैं उनके। दरअसल बीएसएफ की 170वीं और 122वीं बटालियन के साथ जिला सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान में गश्त के लिए भेजा गया था। जवानों का दल जब बेचा गांव के जंगल में नदी के करीब पहुंचा, उस वक्त जंगल में छुपे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे हटने वाली नहीं है। अब ये आखिरी लड़ाई के संकेत हैं और वो तरह की हरकत कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और हमारी लड़ाई तेज होगी, आगे बढ़ेगी और इस पर हम देखिए हम परिणाम 1-2 दिन में क्या आते हैं। एक तरफ सरकार नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं राज्य के बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए शनिवार को बंद का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मीडिया और मानवाधिकार पर कार्यशाला में जेएनयू का मुद्दा बार बार उठा। मीडिया ने इस मामले को जिस तरह से कवर किया, उस पर जानकारों ने सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय विधि संस्थान की कार्यशाला में बच्चों और महिलाओं के अधिकार, मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़े और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य शरद सिन्हा ने मीडिया की स्वायत्तता की वकालत की, लेकिन वहां की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का ख्याल की बात भी कही। उन्होंने जेएनयू घटना पर मीडिया कवरेज से नाराजगी भी जाहिर की। विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसे और अधिक उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य निभाना चाहिए था, और जो कुछ भी उसने प्रसारित किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रसारित किया गया, उसको प्रसारित करने के पहले और अधिक फैक्ट्स को चेक करना चाहिए था, वेरीफाई करना चाहिए था। पीओके से निकाले गए नेता शौकत अली कश्मीरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर का इस्तेमाल आतंकियों को लॉन्च करने के लिए कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पीओके में खुलेआम घूम रहे आतंकियों की वजह से क्षेत्रीय परिस्थितियां भी काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, जिस पर पाक सरकार अब कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं है। उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये खुलासा किया है पाक अधिकृत कश्मीर के नेता शौकत अली कश्मीरी ने। जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान सरकार ने दोहरी नीति अपना रखी है। एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि लश्कर तैयबा के लोग दनाते हुए फिर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रोज़ाना रैलियाँ निकालते हैं। जैश ए मोहम्मद जो है वो ऑपरेट कर रही है। जहाद काउंसिल जिसने अभी पठानकोट के वाक़े को जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो वो ये सारे लोग जो है वो स्टेट बेनिफिटेड हैं, स्टेट की जो है वो होस्ट हैं। भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए शौकत अली का बयान काफी है। शौकत अली ने बताया कि पीओके का इस्तेमाल आतंकियों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। खुलेआम घूमने वाले इन आतंकियों की वजह से स्थानीय नागरिकों को भी खासी परेशानी हो रही है और सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अकीदे की जो फ्रीडम है ये वहाँ इंश्योर की जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर की जानी चाहिए। रिलीजियस मिनॉरिटीज़ बुरे तरीके से जो है ना वो वहाँ फेस कर रही हैं, और कोई भी टेररिस्ट ग्रुप, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उठ के तो बस्तियों को जला देता है, और स्टेट जो है वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक पाक और पीओके में
160 से ज्यादा आतंकी कैंप हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। 2010 में उस समय के आर्मी चीफ ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि LOC के पार 42 से ज्यादा आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं और ये सभी कैंप मुजफ्फराबाद और लाहौर के बीच हैं, जिनमें लश्कर के साथ दूसरे आतंकी संगठनों के कैंप भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गेहूं और सरसों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों को डर है कि अगर बारिश और ओलावृष्टि जारी रहती है तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश जारी रहने की आशंका भी जाहिर की। हरियाणा के जींद जिले में बारिश और आंधी से चौपट फसलों को देखकर किसान सदमे में हैं। पश्चिम विक्षोभ की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शुक्रवार से बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे फसल गिर गई है। बारिश ज़्यादा होगी, आंधी तूफान ज़्यादा था, कांकड़े भी ज़्यादा थे। कांकड़ों की वजह से कच्ची फसल थी, ये भाग गए, पक तो सके नहीं गया, खत्म होगी, सारी चिपकी। इसमें दाना बना नहीं था, बिल्कुल बैल है कच्ची, और सारा सौदा काट कर फेंक दिया है। इस जमींदारा बहुत पीछे गया। पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर तो हरियाणा में 25 लाख हेक्टेयर में इस बार गेहूं की फसल लगाई गई है। फसलों की कटाई अगले महीने से शुरू होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की सिंचाई नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही खेतों में जमा पानी को भी निकालने के लिए कहा है। किसान की जेब में जो भी हम लोगों की जेब में था, सब कुछ इसमें लगा दिया, खेती में लगा दिया। गेहूं की फसल बिल्कुल हमारी बिल्कुल तैयार थी, और इस समय में इस बारिश में भगवान बारिश हो गई है, और इस बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया। मौसम विभाग कह चुका है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में रविवार तक बारिश होगी और आंधी चलेगी। अभी जो हमने आकलन लगाया है, जो हमारे मॉडल्स हैं, उसके अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे वीकेंड तक रहेगा उत्तर भारत में, और ये धीरे धीरे मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ेगा। पिछले साल भी बेमौसम बारिश के चलते पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गेहूं और सरसों की फसल चौपट हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में खासी कमी आ गई है। घाटी के गुलमर्ग, राजौरी और कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी की खबर है। कुपवाड़ा में कई सड़कें बंद होने से जगह जगह यात्री फंस गए हैं। वहीं अमरनाथ और पीर की गली, सोनमर्ग और जोजिला दर्रा और गुरेज सेक्टर में भी बर्फबारी की खबर है। घाटी में पारा गिरकर 8.5 डिग्री से 4.5 डिग्री पर पहुंच गया है। और अब कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। आम आदमी पार्टी अगले साल गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी दांव आजमा सकती है। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक हाल ही में गोवा गए थे और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी यात्रा इसी सिलसिले में थी। शुक्रवार को गुजरात के काकरपाड़ा परमाणु संयंत्र में हुए रिसाव की जांच शुरू हो गई है और इसके लिए एक टीम पावर स्टेशन भी जाएगी। सूरत जिले में मौजूद इस संयंत्र में 220 मेगावाट वाली 2 इकाइयों में से एक को भारी रिसाव के चलते बंद करना पड़ा था। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में स्थानीय खुफिया इकाई के एक इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है। इन पर घटना के समय सही जानकारी न दे पाने का आरोप है। कुछ दिन पहले इस मामले में गठित जांच कमीशन की एक रिपोर्ट में घटना के लिए स्थानीय प्रशासन की चूक को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूर्व सैनिक विंग कमांडर CK शर्मा को गुड़गांव की एक अदालत ने 25 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शर्मा पर पैसों की हेराफेरी का आरोप है। सोमवार को इस मामले में सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कलाकार हेमा उपाध्याय हत्या मामले में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें हेमा के पति चिंतन उपाध्याय और 4 अन्य लोगों के नाम हैं। पिछले साल 12 दिसंबर को मुंबई पुलिस ने हेमा और उनके वकील हरीश भुगमानी का शव बरामद किया था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बारातियों से भरी बस और टैंकर के बीच टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल टैंकर से टकराने के बाद बस हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। लेफ्टिनेंट जनरल NPS हीरा को थल सेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। जनरल हीरा 14 मार्च को अपना पद संभालेंगे। जनरल हीरा फिलहाल आर्मी के उत्तरी कमान के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज
राष्ट्रपति भवन में जमीनी स्तर के आविष्कारों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 19 मार्च 2016 तक चलेगी, जिसमें 65 आविष्कारों के मॉडलों को रखा गया है। इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में NIF के सहयोग से किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप को भारी विरोध के चलते शिकागो रैली रद्द करनी पड़ी। रैली शुरू होने से पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक झड़प के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। आर्थिक मंदी के बावजूद चीन ने लक्षित विकास दर हासिल करने की उम्मीद जताई है। चीन के मुताबिक मुद्रा अवमूल्यन के बिना भी वो 6.5 से 7% की विकास दर हासिल कर लें और इसके लिए घरेलू मांग में सुधार और उपभोग पर संतुलन जैसे कदम उठाने पर जोर दिया गया। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।